हम ऑन द डे ऑफ वोटिंग छुट्टी मनाने ना जाएं, जरूर आ जाएं। शेड्यूल ऑफ द लोकसभा पोल phase 1, we'll do it in 7 phases as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now, and last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. इसमें फेज 1 का शेड्यूल एक दिन से हमें 2 बार करना पड़ रहा है। फिर बिहार के लिए वहां एक फेस्टिवल है, तो नोटिफिकेशन की डेट सेम है, लेकिन बस लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल हमें 30 मार्च की जगह 2 अप्रैल सिर्फ बिहार की फर्स्ट फेज के लिए करनी पड़ रही है, क्योंकि वहां त्योहार हैं। और 19 अप्रैल को यहां वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। सो फेज 1 दिस विल लुक लाइक दिस। ये मैप भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अभी ये जो येलो पोर्शन है ये ऐसा दिखाई देगा। तो इसमें जो फेज 1 का जो मैप है, इसमें नॉर्थ ईस्ट, नीचे तमिलनाडु, राजस्थान, सेंटर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, और ऊपर में जम्मू कश्मीर की 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये येलो फर्स्ट फेज का आपके सामने में मैप है। सेकंड फेज और फर्स्ट फेज में 21 स्टेट्स जाएंगी पोल में। सेकंड फेज notification will start on 28th of March and date of poll will be 26th of April. Similarly here, in case of J&K, because of the some holiday, the date of one day would be different, date of security of nomination would be different, but date of gazette notification और किस राज्य पोलिंग में जाएंगे, और फेज 2 में उसमें से और राज्य जुड़ जाएंगे। सो दिस इज द मैप विच वुड बी फेज 2, जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट में काफी जगह चुनाव को कंप्लीट करते हुए, तमिलनाडु में कंप्लीट करते हुए, सेकंड फेज में राजस्थान को भी कंप्लीट करेंगे। फेज 3 वुड बी फ्रॉम 12th ऑफ अप्रैल एंड डेट ऑफ पोल विल बी 7th ऑफ मे। इसमें भी टोटल 12 स्टेट्स उस समय में जा रही होंगी, और इस फेज में 3 नए राज्य में चुनाव शुरू होगा। इसका मैप कुछ इस तरह से दिखाई देगा। राजस्थान हम कवर कर चुके होंगे, तमिलनाडु कवर कर चुके होंगे, केरला कवर कर चुके होंगे, गुजरात इसमें कवर कर लेंगे, नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर कर चुके होंगे, और हम नए राज्यों को मिला के 3 इसमें नए राज्य भी जुड़ेंगे। फोर्थ फेज में 18th अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी 13th ऑफ मे। डेट ऑफ काउंटिंग इन द एंटायर कंट्री वुड बी 4th ऑफ जून फॉर ऑल बाई इलेक्शंस, फॉर द असेंबली इलेक्शंस, फॉर द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इस समय आंध्रा, उड़ीसा वुड स्टार्ट, एंड बाय दैट टाइम अदर देन दैट एंटायर साउथ इंडिया वुड बी कंप्लीट, एंटायर वेस्टर्न इंडिया would be complete, north east would be complete. और फिफ्थ फेज 26 अप्रैल से शुरू होगी और 20 मई तक चलेगी। 20 मई तक डेट ऑफ पोल होगी, बीच में नॉमिनेशन, स्क्रूटनी और विड्रॉल की डेट्स रहेंगी। काउंटिंग ऑफ कोर्स इज 4th of June. It will look like this, which is in front of you, and phase 5 में 49 constituencies will be going to the poll. फेज 6 में 57 constituencies will go to the poll, starting from the gazette notification on 29th of April and finishing on 25th of May 2024. इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा कि मोस्टली यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और साथ में कुछ नॉर्थ का पोर्शन चालू रहेगा। लास्ट फेज 7th phase notification will be on 7th of May,
and polling on 1st of June. तो last polling would be on 1st of June and counting on 4th. And इस फेज में पूरा पंजाब, हरियाणा भी शामिल रहेगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा. This is how the map will look. Yellow denotes the first phase, and accordingly the legends are given. We will share this map also with you, ताकि आप इसे अपने साथ रख सकें, इसके हिसाब से देख सकें. ये भी कोशिश की है हमने, और अगर पूरी फेज वाइज हम पिक्चर दें, ये भी एक अच्छी स्नैपशॉट है, जिसमें फेज 1 में 102 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, फेज 2 में 89, फेज 3 में 94, फेज 4 में 96, 49, 57, 57. So we'll start with the 102, the largest, slowly come down and finish northeast, move up from the south and finish the western area. तो इसमें वेदर और हर चीज का ध्यान रखते हुए काफी सोचने के बाद ये शेड्यूल बनाया गया है. विद दिस जो सिंगल पोल डेट है वो 22 स्टेट में होगी. 2 राज्य 4 बार में जाएंगे, कर्नाटका, राजस्थान, त्रिपुरा, मणिपुर. 3 फेज में 2 जाएंगे, छत्तीसगढ़ एंड असम. 4 फेज में 3 जाएंगे, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड. 5 फेज में 2 जाएंगे, महाराष्ट्र एंड जम्मू कश्मीर. जम्मू कश्मीर की हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 1 फेज होगी. और 7 फेज में 3 जाएंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. विद दिस फ्रेंड्स, आई एंड माई एड्रेस एंड थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir, for those detailed remarks. Please hold on. So, you raise your hands, हाथ खड़ा कर दीजिए. माइकर्स आपके पास आएंगे. तो we will start with you in the first row. Where are the micers? आप आइए, इनको दे दीजिए. जो, yeah, CC sir will take 4-5 questions at one time. So after that we'll take the next person. Yeah. सर, मैं मोहित दुबे हूँ न्यूज़ नेशन से. सर, मेरा सवाल ये है कि आपने 7 चरणों में मतदान ये करवाया है. बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान है. अपोजिशन पार्टियां जो है ये आरोप लगा रही हैं कि 7 चरणों में क्या जरूरत है, और इसकी वजह से सत्ताधारी दल को फायदा होता है. और छोटा सा सवाल सर एक और है कि ईवीएम को लेके लगातार अपोजिशन धरना दे रहा है, सवाल उठा रहा है. आप हमेशा ये कहते रहे कि निष्पक्षता के साथ आप मतदान करवाते रहते हैं ईवीएम के माध्यम से, तो उनके सवाल के बारे में आप क्या जवाब देंगे? आप ये जो लाइट जैकेट पहने हैं सेंटर में, इनको दे दीजिए. जो, हाँ, ये जस्ट होल्ड ऑन. सर, मेरा नाम रविंद्र सिंह शोरान है. आई वुड लाइक टू आस्क कि जो आपने बताया कि 3500 करोड़ रुपए को सीज किया, उसके बाद कार्रवाई कितने लोग जेल गए, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व थी, और जो लीकर सीज किया गया उसमें कितने केसेस रजिस्टर हुए, उसकी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन हमारे साथ कभी शेयर करता नहीं है आफ्टर द इलेक्शन हैपन्स. दिस लेडी इन द फ्रंट, या इधर मिडिल में जो है, इनको माइकर्स, हाँ, इनको दे दीजिए. या इनको दे दीजिए. हाँ, प्लीज स्विच ऑन योर माइक. Great. Samir Hussain from BBC News. This is an incredible feat to try and get every person who's eligible to vote. I'm wondering how much money is being spent, and in addition, what is the biggest concern in terms of these elections? Okay. The lady in the 4th row over there with that black dress, उनको दे दीजिए. माइकर्स मिडिल में, हाँ, उनको जो बीच में है वो लेडी जो है, हाँ, गिव इट टू हर. यस, स्विच ऑन योर माइक. Hi, I'm Ashlyn. You said in your speech that... Can you just introduce yourself? I'm Ashlyn Matthew. From? National Herald. Thank you. You had said in your
there should be no hate speech. There will be a calibrated approach to code violations. But there have been several complaints against the Prime Minister and Amit Shah, but none of the ECA has not taken action against them. But you have taken action against the opposition leaders. So even if you take a calibrated approach, so won't it be the opposition leaders who get picked up more, who will get notice from you more than the ruling party leaders? Yeah, the gentleman in the second row here. Yeah, please. Yeah, mic is live. Hello, hello. Sir, Venkatraman from Dinamala, from Tamil Nadu. Sir, every election you are getting new experience regarding the control of money power. How are you going to control the money power? For example, last election 2019, at Vellore constituency, the candidate Kadir Anand from his place, crores and crores of rupees money has been recovered from him. But what kind of action has been taken against him? And he's going to be the future candidate from the same constituency. Let me first take लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब होती है, किसी को फायदा होता है. एक बार कभी पूरी कंट्री का भौगोलिक और ज्योग्राफिक इतिहास और ज्योग्राफिक स्थिति को नजर डाल के देखिए. नदी, नाले, बर्फ, पहाड़, जंगल, गर्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस का मूवमेंट कभी सोच के देखिए. दे विल बी मूविंग लाइक within 3 to 4 days between the gap in the phases, they will walk length and breadth of the country. उनके ऊपर प्रेशर कभी देखिए कितना होता होगा. कभी इलेक्शन मशीनरी की पूरी प्रोसेस, कभी एग्जाम्स, कभी फेस्टिवल्स, होली, रमजान, रामनवमी, पता नहीं क्या क्या फेस्टिवल्स बीच में है. जब कैलेंडर पे हम लेके बैठते हैं तो एक डेट फिक्स करते हैं, दूसरे में चली जाती है, दूसरे फिक्स करते हैं, कहीं प्रॉब्लम आ जाती है. हम किसी को फेवर करने के लिए, किसी को नुकसान करने के लिए कोई भी एक्शन नहीं लेते. कोई भी एक्शन नहीं लेते. किसी को ऐसा भ्रम है तो वो गलत है. हम फैक्ट्स पे बात कर सकते हैं. जहां की जो मैंने कहा था, हर राज्य अपने आप में अलग अलग है. किसी राज्य में 1 में भी है, किसी राज्य में 7 में भी है. जिन राज्यों में 7 में है वहां का विस्तार बहुत बड़ा है, नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज बड़ी हैं, कंटेस्टेशंस ज्यादा हैं, इसलिए वो 7 में है. माई फ्रेंड फ्रॉम द तमिलनाडु हैज आस्क्ड, वहां 1 में है, लेकिन वहां दूसरा चैलेंज है जिसके लिए व्हाट ही हैज टॉक्ड अबाउट, देयर इज ए चैलेंज ऑफ मनी पावर इन दैट पर्टिकुलर स्टेट, एंड एज आई मेंशन्ड वी आर एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ व्हाट ही हैज आस्क्ड. If you learn it from the assembly election, control this. Please don't be worried. Similarly, I'll on the expenditure side take this question from BBC that how much we spend. Each candidate is allowed to spend in the parliamentary constituencies up to 80 lakhs, up to limit, and in the assembly up to 90, up to 90 lakhs, and in the assembly up to 38. So if you combine amongst the candidate, that's the upper limit, which is the expenditure. You have asked about, somebody asked about EVMs. EVMs के बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूं, लेकिन ठीक है, आपने फिर क्वेश्चन पूछा है तो, और देश में एक ऐसा अभियान भी चल रहा है, बार बता चुका हूं. 40 बार लगभग इस देश की संवैधानिक कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स ईवीएम के ऊपर में जितनी चुनौतियां हुई हैं उनको देख चुकी हैं. चुनौतियां किस प्रकार की हुई? ये हैक हो सकती है, चोरी हो जाती है, 19 लाख मिसिंग हैं, इसमें दिखाई नहीं देता है, ये कंप्यूटर से खराब हो जाती है, रिजल्ट्स बदल सकता है, मैनिपुलेट हो सकता है. हर बार संवैधानिक कोर्ट्स ने इसको रिजेक्ट किया है. क्या कहा है? कभी कहा कि इसमें वायरस लग ही नहीं सकता, नो क्वेश्चन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वायरस. कभी कहा इनवैलिड वोट्स नहीं हो सकते, कभी कहा रिगिंग इज नॉट पॉसिबल, कभी कहा कि व्हेन देयर इज सेक्शन 61A इन द आरपी एक्ट व्हिच एम्पावर्स द यूज ऑफ द ईवीएम्स, जब तक वो खत्म ना हो जब तक ये प्रश्न उठाना गलत है. कभी कहा कि ईवीएम्स आर फूल प्रूफ डिवाइसेस फॉर काउंटिंग एंड एलिगेशंस ऑफ टेम्परिंग आर बेसलेस. कभी कहा कि आप 1 के बदले 5 वीवीपैट गिनिए, वो हमने शुरू कर दिया. अब तो ये आ गया है नतीजा
कि कोर्ट्स ने जुर्माना लगाना शुरू कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने मिस्चीवियस कहते हुए 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। फिर माननीय उच्चतम न्यायालय ने 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। अभी फिर रिसेंटली माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक पिटीशन खत्म की है। कितनी बार सुनेंगे? क्यों बार बार वही बिलाप करना है? कोई चीजें तो हमसे पूछिए। हैक नहीं हो सकती, किसी सूरत में नहीं हो सकती। एंड जो परिणाम आते हैं वही प्रमाण है। बार बार परिणाम आते हैं। कोई भी ईवीएम लेके बैठ जाता है सोशल मीडिया पे, वो डिब्बा लेके एक बैठ जाता है। और आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, वो थोड़ा सा एक्सपर्ट भी बन जाता है। आजकल 1-2 एक्सपर्ट भी चल रहे हैं सोशल मीडिया पे। वो कहाँ की डिग्री हैं, कहाँ के एक्सपर्ट हैं, थोड़ा देखना भी चाहिए। वो बताते हैं कि ये डिब्बा है, वो टूल बॉक्स जैसा डिब्बा होता है, उसके अंदर में क्या है पता नहीं है। उसमें से एक गत्ते के डिब्बे में से एक स्लिप भी निकलती है। वो धरना भी हो जाता है कि ये स्लिप बदल गई, मैंने यहाँ बटन दबाया था और यहाँ ये गलत निकल गई। भाई आपने क्या दबाया था, किसी को बताया था क्या? क्या निकला, किसी को बताया था क्या? अरे संविधान कोर्ट्स कह रही हैं। अच्छा, जितनी बार हमसे आप पूछेंगे उतनी बार हम उसका एक क्वेश्चन लेके आपको FAQs में डाल देंगे। 100+ क्वेश्चन है। और भाई political parties have come into existence because of the EVMs. There are many smaller political parties which in the age of the ballot papers might have not come into the existence. It was the fairness and the political parties know in the heart of their hearts. सब EVMs का 3-3 बार मॉक पोल होता है, कैंडिडेट्स के सामने में होता है। फिर भी अगर कुछ आप किताब लाए हैं, किसी के पास है क्या? एक हमने किताब भी बनाई है, एक जितने लीगल केसेस 40 केस, देखिए दीज आर 40 केसेस ऑन ईवीएम। इसमें FAQ भी है, आप सब लीजिए इस किताब को हमसे। इसमें FAQ भी है और इसमें फ्लो चार्ट्स भी हैं। देखिए हमारी वेबसाइट पे है ये, थोड़ा पढ़ने का तो कष्ट करिए, खासतौर से जो एक्सपर्ट महोदय हैं। वो बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं यहाँ, मतलब कंट्री में कोई भी बन जाता है, किसी पे कोई रोक नहीं है। हमने इसमें चार्ट भी लगाया है कि कितनी बार सत्ता में रहने वाली पार्टियां ईवीएम ने बदल दी। तो मुझे भी ईवीएम पे फिर मैं रात सोच रहा था ये प्रश्न तो आएगा जरूर, तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई? कितने दिन? EVMs are 100% safe, 100% sure. We know now. In last 2 years, again, we have done large number of improvements. एक EVM की नंबर जो भी किस बूथ पे जाएगी वो कैंडिडेट को दिया जाएगा, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ जो MCC के बारे में प्रश्न पूछा, जिसमें आप ये पूछना चाह रहे हैं कि हम बायस्ड होके किसी के खिलाफ एक्शन लेते हैं, किसी के खिलाफ नहीं लेते, यही आप प्रश्न बेसिकली पूछना चाह रही हैं। पूछना नहीं चाह रही हैं, आरोप लगा रही हैं, जिसका मुझे जवाब आपको देना चाहिए। करेक्ट, वेरी राइट, यू हैव ए क्वेश्चन राइट टू आस्क। आप पिछले 8, 10, 11 इलेक्शंस की सारे आरोप जितने हमारे पास आए हैं वो सबको एक बार पढ़िए। सबको पढ़ने के बाद सबके नोटिसेस देखिए जो हमने दिए हैं। उसमें जहां जहां कोई भी वायलेशन एस्टेब्लिश होता हो, उस नोटिस के बाद, जवाब आने के बाद भी हमने, ऐसा नहीं है सब में कार्रवाई की है। वी आर वेरी, एज आई सेड, दे आर काइंड ऑफ ए मोरल सेंसर विच वी हैव इन द बिगिनिंग इशूड। और जिस किसी के भी खिलाफ में अगर कहीं भी कोई केस बनेगा, हाउसएवर हाई स्टार कैंपेनर he or she may be, we will not sit back, we will take action. Next. Sir,
we'll take some questions from that side. Yeah, the middle row. There is a gentleman holding both his hands up. उनको दे दीजिए. बोलिए थोड़ा जल्दी दें. Yes sir. माइक के लोग थोड़ा माइक जल्दी दें. थोड़ा माइक जरा जल्दी दीजिए. वो सेंट्रल रो में है वो. हाथ जी. उठा रहे हैं वो. जी मैं आशीष हूँ अमर उजाला डिजिटल से। मेरा सवाल है सर, जो आपने अभी 4M की बात की थी, उसके लिए क्या कोई एडिशनल डिप्लॉयमेंट आपने किया है? अगर किया है तो वो क्या है सर? Just yeah, give it to him there. Yeah, please. Yeah. मैं राजस्थान पत्रिका से नवनीत मिश्रा हूं। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड पे जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस सिस्टम को खत्म कर दिया है, और जो चुनावी चंदे की जो पारदर्शिता की बातें होती हैं, तो उसके लिए वो सिस्टम लाया गया था। तो आयोग का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि इसके बाद से कैश की चुनौती है वो बढ़ेगी चुनाव में। Sir, Sunil Prabhu from NDTV. Just two, three points, because you just now made a comment that every EVM has a number, and your own commission had asked for a totalizer. That totalizer has not happened because, if you wanted, in the essence, a free and fair election, then you should not be identified. The others, you said disclose. In the interest of the general public, and now we can't get from Mr. Arun Goel because he hasn't only cited personal reasons. In the best interest of the commission, would you be able to disclose what exactly happened? Why did Mr. Arun Goel, who worked with you and sadly is not here today in this entire process, if you can come clean about what exactly happened, what were the differences that led to his sudden and abrupt exit? That's Ravi Tripathi, DD News. Go there. Yeah. सर मैं रवि त्रिपाठी हूं जी न्यूज से। मेरा सवाल यह है कि एक तो सीट के नंबर जो सर आपने दिए हैं वो 543 के बजाय 544 हो रहे हैं काउंट करने पर, ऐसा क्यों है? ये एक तो जानकारी। और दूसरा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो सवाल खड़ा किया हमारे किसी दोस्त ने कि बार बार विपक्ष ये सवाल खड़ा करता है, तो पिछली बार उन्होंने नाम दिया कि मोदी कोड ऑफ कंडक्ट, जिसमें मोदी के खिलाफ आप सॉफ्ट होते हैं और राहुल गांधी के खिलाफ आप ज्यादा एक्शन लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा आरोप क्यों लगता है चुनाव आयोग? Gentleman next to you. Yeah. सर नीरज हूँ न्यूज 18 इंडिया से। सर पहले तो चुनाव आयोग को बहुत बहुत बधाई कि आप लोग पूरी कंप्लीट टीम हो गए हैं, दोनों चुनाव आयुक्तों को, और इस बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग का वास्ता हो रहा है। हमारा सवाल ये है कि ये तो हमें अंदाजा था कि जम्मू और कश्मीर में विधानसभा के चुनाव नहीं होंगे इस बार, लेकिन ऐसा क्यों किया है? हालांकि आपके पास वक्त है, कोर्ट ने भी आपको वक्त दिया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव न कराए जाने की क्या वजहें हैं? Yeah, the gentleman is the... Yeah, give it to him. Yes. Very. Sir, my name is T.N. Ashok. I used to be a former editor of PTI. I also write a lot of political articles from New York. So I just wanted to know, I was just following the Federal Election Commission of the US, which publishes on its website the amount of money raised by presidential candidates. Like, say, it has just come out only yesterday. Biden has raised about $106 million. Trump has raised $88 million. Nikki Haley has raised about $48 million. And Vivek Ramaswamy has raised about $24 million. Is it possible for the Election Commission of India to publish such kind of details of not the candidates, but the parties, how much have they raised for the 2024 elections? Yeah, thank you. CC will take questions. Now let me answer these questions first. Very critical, very important questions. What are in everybody's discussion during this time, and it is necessary that one clears the stand on that. So first of all, I must congratulate that you have calculated it's 544, not 543. I never guessed that anybody would so quickly calculate this. कि ये 543 सीट हैं तो 544 टोटल में कैसे आ गई? एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 बार इलेक्शन होंगे, विच इज इन मणिपुर, तो वो 2 बार काउंट हो रहा है, इसलिए 544 से. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर्स. लेट मी कम टू मिस्टर प्रभु. यू आस्क्ड the questions on totalizer. I entirely agree with you that booth wise रिजल्ट मालूम होने से, किस बूथ पर किसने किसको कितना वोट दिया ये जानने से
It's not a best possible situation in the country. We fully agree with this. And therefore, we brought totalizer. The totalizer was an instrument कि जैसे एक राउंड में 14 टेबल पर काउंटिंग हो रही है, तो 14 मशीन्स को एक साथ जोड़ दीजिए और 14 का रिजल्ट एक साथ आएगा, तो कम से कम इतना पता नहीं लगेगा. लेकिन महाशय, यहां तो एक ही मशीन के रिजल्ट पे भरोसा नहीं हो रहा. मैं 14 जोड़ दूंगा तो लोग बोलेंगे पता नहीं क्या कर दिया. Let the political system mature itself. The need is to introduce totalizer. We are ready to introduce it. Technology is ready. But let one has to work in the entire landscape. Let that be matured further. We prepared the machine to take boats of the migrant workers remote boating. The prototype is ready. Machine can take 72 polling assemblies together. That's a step towards remote voting. We are also ready at some stage for remote voting through electronically, through blockchains and all. But let such things take time to assimilate, to adjust. एक समय होता है हर idea का. So perhaps the time for this idea has not come. It is a little premature. But yes, it can tackle that ill. About my friend you asked. Mr. Arun was a very, very distinguished member of our team, and I thoroughly enjoyed working with him all the time. But in every institution, somebody will have to be given the personal space, and I'm sure the personal space should not be touched, and one should not be insensitive to ask personal questions. If he had personal reasons, it's fine, you must respect it. In the commission, let me make it clear to everybody. As you said, disclose, disclose, disclose. We also have another principle: participate. Involve all political parties. So in the commission, we have a very sound tradition, not today, of large, and I must thank this to my predecessors, worthy predecessors. Whatever we are today, it is because of them. And that's one tradition in the commission, that dissent within commission is encouraged. Within four walls of ECM, the commission room, which we call, it's a round room. Because it's such a complicated exercise in the world, 3 minds are always better than one. We discuss, we sleep over issues, we take time, we assimilate. And हमेशा एक उसमें कहावत है ना, फिर मुझे याद आ गया, वैसे ही, निंदक न्यारे राखिए. आसपास रखने चाहिए जो लोग आपको चैलेंज कर सकें. सो कमीशन में बहुत ट्रेडिशन है, वो हमेशा होता रहा है और होते रहना चाहिए. सो दैट्स द आंसर विच आई वांटेड टू गिव यू. जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस क्यों नहीं हमने कराए, ये आपने एक प्रश्न पूछा. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीरज जी आपका. हम बहुत कॉन्शियस हैं इस बात से, और बीच बीच में आरोप भी लगते रहते हैं. हम वहां गए थे, तब भी हमसे लोगों ने कहा कि हमें तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा आपसे क्या आपको कहलवाने के लिए कि इलेक्शन कराइए, और आप क्यों नहीं कर रहे हैं. तो पहली बात, आपने इतने समय से क्यों नहीं किया. तो पहली बात, मैं सबके सामने ये इसको स्पष्ट करना चाहता हूं कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड इन 2019. ये सबको विदित है कि 2019 में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ. उसमें जम्मू कश्मीर की असेंबली में 107 सीटों का प्रावधान किया गया. उस 107 में से 24 सीटें रिजर्व थीं पाक ऑक्यूपाइड जेएंडके की, बची 83 में से 7 रिजर्व थी एससी के लिए, और एसटी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं था. राइट. 2022 में उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन आया और उसकी रिपोर्ट्स को एक्सेप्ट करके नोटिफाई किया गया. उसने इन सीटों की संख्या में परिवर्तन कर दिया. तो अनदर एक्ट चेंज दिस नंबर ऑफ सीट्स. क्या हो गया, 107 से बढ़ के 114 हो गई, 24 उसमें पाक ऑक्यूपाइड जेके की रही, 90 बची. तो 83 से बढ़ के 90 हो गई,
और 9 सीट एसटी के लिए रिजर्व कर दी गई। ये नया फीचर क्रिएट हो गया। और साथ ही साथ 2 सीट माइग्रेंट्स के लिए रिजर्व कर दी गई, जिसमें से 1 वुमेन की थी। और उसके बाद 1 सीट का नॉमिनेशन अलाउ किया गया, जो कि पीओके से डिस्प्लेस्ड लोग जो इंडिया में हैं उनके लिए वो रिजर्व की जाएगी। और ये सारे, जिसका मतलब Reorganization Act and Delimitation Act were not in sync, and therefore there was no occasion for the commission to conduct the election till that happens. When did that happen? That happened in December 2023 by amendment in the J&K Reorganization Act. तो हमारा मीटर कब से चालू हुआ है? दिसंबर 2023 से मीटर चालू हुआ है चुनाव कराने का। असेंबली और पार्लियामेंट में चुनाव कराने के लिए हम J&K के सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने हमसे कहा, ऑल, कि आप हमारा चुनाव पार्लियामेंट के साथ करेंगे। वी रेस्पेक्ट दैट, और हम समझते हैं कि हमारी ड्यूटी है हम उसे कराएं। सारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ने टुगेदर एक स्वर में कहा कि सर हम एक साथ नहीं करा सकते। हमने पूछा क्यों, तो उनका आंसर था कि जब असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के चुनाव साथ साथ में होंगे तो एक असेंबली में लगभग 10 से 12 कैंडिडेट खड़े होंगे। सो 90 इंटू 12 करीब 1000 कैंडिडेट हो गए। और J&K में सिक्योरिटी की वजह से हर कैंडिडेट को कम से कम 2 सेक्शन फोर्स प्रोवाइड करनी पड़ती है। 2 सेक्शन फोर्स का मतलब हो गया कि हमें करीब 1000 के बीच में 450-500 लोगों की कंपनीज की जरूरत और एक्स्ट्रा पड़ेगी। वो इतने बड़े देश में इस समय में सिक्योरिटी रीजंस में प्रोवाइड नहीं था। बट वी स्टैंड कमिटेड कि हम जैसे ही ये चुनाव खत्म होते हैं उसके तुरंत बाद, क्योंकि फोर्सेस की हमारे पास अवेलेबिलिटी हो जाएगी, हम चुनाव जल्दी से जल्दी वहां कराएंगे। लास्ट क्वेश्चन अगेन, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स एंड चुनावी चंदा। और जो somebody asked from this side as to how the disclosures can be made through the political parties as to how much they collected. So as regards electoral bonds, Commission has always been in favor of transparency right from the stage when we submitted our stand in the Honorable Supreme Court. Again, in a democracy, there is no scope for hiding things. Democracy is all about making everybody know, aware, transparency, information. It must be shared. We are all for it. So this is the first part of the entire exercise. It must be known. The country has to now also ask and find solutions to an institutional mechanism where the donor's privacy is also considered, is a point in question. We have made it compulsory for all political parties to make the contributions they are receiving. The answer to this side as to the declarations are made on the donations. Every political party is required to, under the guidelines, to make declaration to us on the contributions they receive. Also in the annual accounts, how much they have collected, how much they have spent. Also, after every election, they are supposed to give us an account of what they spent in that particular election. Supposing assembly election has taken place, we have contested, we have spent so much. And we publish it on the website of the Commission for everybody to know what is happening. And this we have now made digital. But the unaccounted money which is used in the elections, on which during the elections we are very particular to control it. But how do we also control the donations in the unaccounted form is something which the entire nation has to work together. How the donor's privacy is also protected. He is not harassed. How it is channelized.
how it is more and more white. In the digital age, there must be almost no scope. It must be a very, very less cash economy. I am speaking from my old finance days, but it must be very, very less cash economy, and therefore one has to think of it, and I am sure some better system will evolve where it becomes like that. Yes. So should we take Last another round. round? Yes, sir. Last round. Last round of questions. The lady at the back. Yeah. Good evening, sir. This is Ritika from the Indian Express. You're not audible. Yeah. Sorry. Good evening, sir. This is Ritika Chopra from the Indian Express. I have a question regarding Manipur. There's been this huge displacement of people on account of the ethnic strife. There are people who've been displaced living in relief camps and haven't come back home. What steps are is the commission taking to ensure that people actually turn out to vote in their respective constituencies? And secondly, sir, as far as the disclosure of data with regard to electoral bonds is concerned, was the commission expecting SBI to also share data pertaining to the unique bond number? Because what you got was just date of purchase, name and amount, and party name, date of redemption and amount. Can you introduce yourself? This is Ritika Chopra from the Indian Express. Thank you. Okay. The gentleman in that orange shirt there. Yeah, please. मैं कृष्णमोहन शर्मा भारत एक्सप्रेस से मेरे दो सवाल हैं जिस मुहिम में आप लगे हुए हैं कि वोटिंग Kindly परसेंटेज stick बढ़े to one question. We don't have time. या आई सिंपल क्वेश्चन एक क्वेश्चन सर कि क्या वो समय आएगा हमारे देश में कि 12वीं का बच्चा जब पास हो तो उसको साथ साथ वोटर आई कार्ड मिल जाएगा और दूसरा सवाल एक ये है कि क्या हमारे देश में मैंडेटरी वोटिंग हो पाएगी कभी The lady in the light blue shirt, last row. Yeah. Sir, this side Harsha from Republic TV. I have two questions. First one, opposition parties have accused Election Commission of being biased when it comes to action against hate speeches. While you have said that adequate measures have been taken, but how is it different from the last time? And so second question is precisely about two states, West Bengal and Manipur. Both these states have witnessed immense violence last year. One during Panchayat election and other one with ethnic clashes. How Election Commission is ensuring safe and peaceful election in the booths this time? Okay, the gentleman in the front. Idhar rahe ji. Inko. Here, I'm George Kalivaril from Deepika Malayalam Daily. Mine is a half question and a request also. There are, why can't you think of giving, giving ballot vote, voting for journalists who work in other, go for vote reporting. Like me, I lost at least 5 parliament elections because I was covering the elections in the north. My vote is in Kerala. The gentleman in the orange shirt, that's the last question. Last. Piche. Last but one row mein hai wo. That's the last question. Coming. Go ahead. Yes. संजय शर्मा आज तक से हूं मैं मेरा एक सवाल तो ये है कि निर्वाचन आयोग ने बहुत मार्मिक और बहुत व्यावहारिक अपील की है राजनेताओं से कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलें तो इसकी कितनी अपील का असर लग रहा है कि वो कर पाएंगे और दूसरा ये कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में अगली स्कीम किस तरह से इसको और पारदर्शी बनाया जा सकता है क्या आयोग के पास भी ऐसा कोई इंतजाम है क्या Yes. Thank you, sir. नाउ उनका भी एक ले लीजिए उनका भी उनको दे दीजिए. Give it to him. लीजिए दे रहे हैं भाई. You are biased. You can't do that. लीजिए Go ahead. I am Professor D.S. Agrawal and I am a nominee of राष्ट्रपति 2012. उस समय मैंने प्रणब मुखर्जी का नॉमिनेशन कैंसिल कराया था तब ये प्रॉमिस किया था सवाल है तब ये प्रॉमिस किया था कि एमपीज की जगह वोटर प्रपोजर होंगे आपने अभी तक अमेंडमेंट नहीं किया दूसरी बात यह है कि आप जो डीएम होता है मैं बनारसी चुनाव लड़ा उसने 3 बार मेरा इलेक्शन नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया बाइस्ड लेकिन मैंने चौथी बार पास कराया तो डीएम को आप इतनी पावर देंगे कि किसी का भी नॉमिनेशन कैंसिल कर देगा बैलेट को या आप अमेंडमेंट करिए और इसमें अमेंडमेंट करिए और ये जो खड़े होते हैं ऐसे लोग खड़ा मत होने दीजिए कि बायस करते हैं ऐसे आप नहीं बोल सकते नहीं ऐसे नहीं बोल सकते ये इस तरीके की चीज आप यहां नहीं बोल सकते
अच्छा ठीक है. Now let me take these questions. 12वीं क्लास के बच्चे के बारे में आपने पूछा एक प्रश्न. 12वीं क्लास के बच्चे को जैसे ही उसकी एज पूरी हो उसको वोटर कार्ड मिल जाए, इसकी तैयारी हम कर रहे हैं एडवांस एप्लीकेशन लेके. ऐसा जरूर होना चाहिए. अबाउट मणिपुर, question was asked about Manipur, what we will do. There are persons who are displaced, who are in the camps. We have drawn a scheme. We have drawn a scheme which we have notified. That scheme is notified to allow the voters in the camp to vote from the camp. जैसे माइग्रेंट्स के लिए J&K में वो स्कीम है, ऐसे ही यहां पर भी उस स्कीम को लागू किया गया है. एंड द वोटर्स वुड बी अलाउड इन द रेस्पेक्टिव कैंप्स फ्रॉम द लोअर कॉन्स्टिट्यूएंसी टू द हायर एंड हायर टू द लोअर. बट माय अपील to the voters is that let us decide through the ballot peacefully by participating in these elections. We'll make the arrangements. So postal ballot तो अवेलेबल है प्रेस को, हैं? हम इशू कर सकते हैं, ये हम उपलब्ध कराएंगे. चलिए, thank you very much. Thank you, sir. That brings us to the end of this press conference. I would like to thank ECI administration,